बुलेटिन में सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव के नतीजों की। मुंबई में बड़ा फेरबदल हुआ है। बीएमसी चुनाव के अभी तक के नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी अब बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय है। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी शिवसेना खेमे में कार्यकर्ताओं के जश्न का माहौल है। वहीं महाराष्ट्र में 29 में से 26 नगर निगमों के चुनाव नतीजे में बीजेपी गठबंधन आगे है। बीएमसी चुनाव के नतीजों को डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, बताइए बीएमसी चुनाव के अब तक के नतीजे कैसे लग रहे हैं? जी, नतीजों और रुझानों में तो साफ लग रहा है, जैसा आपने कहा 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। प्रचंड जीत बीजेपी और शिवसेना कौन सी, जो शिंदे साहब वाली शिवसेना, लेकिन दूसरी तरफ झटका लग गया है ठाकरे परिवार को। तो देखिए 223 है कुल सीट, 227 है कुल सीटें और रुझान मिल रहे हैं हमें 223 के आसपास के। 126 के मार्क के साथ साफ बढ़त यहाँ बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को। अब अगर मैं बाइफरकेट करके बात करूं कि कुल शुद्ध सीटें बीजेपी को कितनी मिल रही हैं, तो 97 पर वो आगे हैं और शिवसेना के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी शिंदे साहब की भी शिवसेना के खाते में 29 सीटें और दोनों का गठजोड़ 126 यानी फुल मेजॉरिटी यहां पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूबीटी यानी ठाकरे ब्रदर्स को थोड़ा झटका है। काफ़ी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी 61 इनका प्रदर्शन कह लें ठीक ठाक, लेकिन एमएनएस के खाते में सिर्फ 8 पवार साहब की पार्टी यहां खाता नहीं खोल पाई। तो कुल मिला के 70 या उसके आसपास की सीट्स आती हुई इन्हें दिख रही हैं, लेकिन काफ़ी नहीं होंगी। कांग्रेस के लिए प्रदर्शन निराशाजनक ही कहेंगे। 13 सीटें आ पाएंगे इनके हिस्से पे। पीबीए ने खाता नहीं खोला 0 और एनसीपी यहाँ पर पवार साहब छोटे वाले उनकी भी 0 ही हैं। अदर्स की बात करें 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस शानदार सी बिल्डिंग में अब जो मेयर होगा वो बीजेपी का होगा, काउंसिल भी उनकी यानी शिवसेना और उनकी मिलीजुली सरकार। और 227 में से 223 इधर करीब 59 या 70 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और बात इसमें ये अच्छी है कि ये जो पूरा चुनाव का तंत्र यहां दिखाई दिया, यानी मुंबई के अंदर लगभग वैसी ही लहर पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। अच्छी है इन टर्म्स ऑफ बीजेपी कि उनकी 29 में से 27 काउंसिल्स में बढ़त दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी के लिए सक्सेस, रेस्ट ऑफ द पार्टीज को थोड़ी दिक्कत या सोचने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट में बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता मौजूद है और देखते हैं वहां कैसा माहौल है। इस समय हम मुंबई के बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं, तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा जो जश्न की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े स्टेज जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए हैं और जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी हो रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहली बार जो बीएमसी में बीजेपी का मेयर बैठेगा। और स्टेज देखिए पूरी तरह तैयार है और मराठी में लिखा हुआ बृहन मुंबई महानगर पालिका में ऐतिहासिक जीत के बाद ये पूरा जश्न की तैयारी यहाँ पे हो रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में तमाम मंत्री जो बीजेपी के मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले हैं। तो पूरी तैयारी जो है वो बीजेपी की जश्न की तैयारी वो पूरी हो चुकी है। अगर मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं पूरी बीजेपी ऑफिस को फूलों से यहाँ पर सजाया गया है और अंदर की तस्वीरें साफ तौर पर फूलों की पूरी दफ्तर को सजाया गया है और सबको बस इंतजार है कि जब ये ऑफिशियल आंकड़ा आ जाएगा कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। लेकिन अनुमान ये लगा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसी मेयर जो है वो बीजेपी का ही बनेगा। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से मेन डोर है वहां पर भी बाकायदा फूलों से पूरे जो गेट है जो मेन डोर है उसको सजाया जा रहा है। तो तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही हैं और कुछ ही समय बाद जो है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे आएंगे अपने सभी मंत्रियों के साथ, सभी नेताओं के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ और बड़ा जश्न यहाँ पर मनाने की प्लानिंग चल रही है। मतलब ऑफिशियल डेटा क्या है, कितना नंबर क्रॉस कर लेंगे आप लोग? देखिए 135 के ऊपर तो हम जा ही रहे और 29 में से 27 के लगभग नगर निकाय जो है पूरे महाराष्ट्र में उसमें हम जा रहे हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रही है। देखिए जब हम जमीन पे काम करते हैं तब हमारे नेता
देवेंद्र जी इतना क्लियरली बोलते हैं 29 में से 27 जगह हम आ रहे हैं। मुंबई में हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से आ रहे हैं। हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम जमीन से जुड़े हैं, हमें मालूम है कौन सी सीट पे हम चुन के आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पाठक जी, जो साफ तौर पर बोले कि होली से पहले यहाँ दिवाली मनाई जाएगी। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पहुंच चुके हैं। फिर से मैं अगर तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। चारों तरफ जो है वो बीजेपी के झंडे यहाँ पे लग चुके हैं और धीरे धीरे जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि बीएमसी में पहली बार बीजेपी का जो मेयर है वो बनने वाला है। तो एक ऐतिहासिक क्षण है बीजेपी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। तो उसकी खुशी की जो खुशी मनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा, तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया, और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा की कहानी है। जब करारी हार सामने दिखाई दे रही हो तब उसे छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार का ये एक प्रयास है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूरोप की वाइन, चॉकलेट और मशीनें जल्द ही भारत में सस्ते में मिला करेंगी, जबकि भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और गारमेंट सेक्टर को यूरोप का बड़ा बाजार मिल जाएगा, क्योंकि इसी महीने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रही है। उधर अमेरिका के साथ भी जल्द ही ट्रेड डील के आसार है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, तो ट्रेड डील के मोर्चे पर दोहरी अच्छी खबर जल्द हमें मिलने वाली है, तो किस सेक्टर को कितना फायदा मिलेगा, बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोहरी अच्छी खबर मिलने वाली है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील साइन होने वाला है। बहुत हद तक संभावना है कि 27 जनवरी को इसका ऐलान होता हुआ आपको दिखे। और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आ रहे हैं। 26 जनवरी में विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे। उसके बाद इन्वेस्टर समिट होगा और वहीं पे इसका ऐलान होता हुआ दिख सकता है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि जितने भी अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उनमें सबसे बड़ा ये ट्रेड एग्रीमेंट है। ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 27 देश इसमें शामिल हैं, किसी ने कोई इसका विरोध नहीं किया। और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का मतलब ये होगा कि यूरोप के देशों से जो भी सामान भारत में आते हैं उस पर ड्यूटी काफ़ी कम लगेगी। चाहे वाइन हो, चाहे यहाँ पे अल्कोहल हो, चाहे चॉकलेट हो, अच्छी अच्छी मशीनें आती हैं जर्मनी जैसे देशों से, उनका आना हो, उस पर ड्यूटी बहुत कम लगेगा। तो भारतीय बाजार में वो सस्ते मिल पाएगा। दूसरा, भारत में वैसे सेक्टर जहाँ पे रोजगार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, इन सारे सेक्टर के सामान जब यूरोपियन यूनियन के देशों में जाएंगे तो वहाँ पर या तो ड्यूटी नहीं लगेगी भी तो बहुत कम लगेगी। तो एक बड़ा बाजार इन सेक्टर के लिए यूरोप के बाजार में खुलता हुआ दिखेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और इस ट्रेड एग्रीमेंट का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ऐसे समय में हो रहा है जब सब इंतजार कर रहे हैं कि यूएस के साथ ट्रेड डील कब होगी। तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद एक दबाव पड़ता दिख सकता है यूएस के ऊपर कि जल्द से जल्द हम भी ट्रेड एग्रीमेंट कर ले भारत के साथ। तो और उम्मीद ये जताई जा रही है, जैसा कि उद्योग सचिव ने कहा भी है, कि बहुत जल्द यूएस के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो ट्रेड डील के मोर्चे पर दोहरी खबर आपको जल्द मिल सकती है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अब बात करो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 188 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 29 पॉइंट की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से बिकवाली रही है। देखते हैं बाजार का पूरा हाल।
देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला, जहां पर शुरुआत बढ़िया गेंस के साथ हुई। हालांकि दिन के दौरान थोड़े से ऑफ आइस का एक्शन रहे, लेकिन दो सेक्टर्स की बात करूं जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, एक तो बैंक्स है और दूसरा आईटी है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो क्योंकि अर्निंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स पर, और सैटरडे को भी आप देखें तो बहुत सारी अर्निंग्स जो है, तो इसका भी इम्पैक्ट हम मंडे को देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे पहले आईटी स्टॉक्स को समझिए, बड़े मूव्स देखने को मिले। कारण ये कि इन्फोसिस के नतीजे बढ़िया, अब ये नतीजा ये हुआ कि ओरेकल फाइनेंस को देखें, टेक महिंद्रा है, एलटीआई माइंट्री, सब में खरीदारी आपको देखने को मिली। और कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। एंजल वन, ग्रो 361, HDFC AMC, ICICI Pro AMC, सब में काफ़ी बड़े मूव्स के साथ यहाँ पर कारोबार नजर आया। बैंकिंग स्टॉक्स के तहत नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। फेडरल बैंक दिन के दौरान 10% से ज़्यादा का मूव आया। वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, RBL बैंक, यहाँ पर भी आपको खरीदारी देखने को मिली। हालांकि मेटल जो कि पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया चले थे, आज इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, इनकी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी है। नालको, श्याम मेटालिक्स, NMDC स्टील और GMDC यहाँ पर ऊपरी स्तरों से गिरावट नजर आई। फार्मा के स्टॉक्स हैं जैसे सिप्ला, जहाँ पर थोड़े से डाउनग्रेड्स देखने को मिले, इसका एक असर देखने को मिला। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर डिसअपॉइंटिंग ट्रेड्स देखने को मिले। मिसाल के तौर पर आप LTTS देखिए, नतीजे अनुमान से काफ़ी खराब, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। डिक्सन एक तरफा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। HBL इंजीनियरिंग खराब खबरों के बीच, और GVTND यहाँ पर भी देखें तो गिरावट के साथ कारोबार नजर आया। आशीष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के अड्डा टॉपिक पर। आवाज अड्डा में हम आज बात करेंगे बजट से पहले टैरिफ डील को लेकर क्या बाजार अटका हुआ है। FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इन्फोसिस के अच्छे नतीजे से IT सेक्टर में कुछ रौनक है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट में बहुत सुधार नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? तो आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार के हिचकोले जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आज शाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। तीसरी तिमाही में कैसे रह सकते हैं रिलायंस के नतीजे, बता रहे हैं यतिन मोता। कहीं ना कहीं जो रिफाइनिंग बिजनेस है, O2C बिजनेस है और टेलीकॉम कारोबार है, इसके अच्छे प्रदर्शन के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिलायंस के नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। इनफैक्ट अगर हम मुनाफे की बात करें तो सिक्वेंशियली 6% की ग्रोथ का अनुमान है। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे चीज़ें पॉजिटिव साइड पे रहेंगी। इनफैक्ट मार्जिन्स ये टाइम 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के लगभग 18.7% के आसपास रहने का अंदाज है। और अगर हम बात करें मुनाफे की तो लगभग 6% की ग्रोथ, 19,300 करोड़ का आंकड़ा यहाँ बाजार मान के चल रहा है। सेगमेंटली कैसी चीज़ें होंगी ये भी देख लेते हैं। रेवेन्यूज जो रिटेल फ्रंट पे है, यहाँ 3% की तेज़ी रहने वाली है, यहाँ ग्रोथ रहने वाली है सिक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन रिटेल का एबिटा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्विक कॉमर्स में थोड़े बहुत लॉसेज हैं। 9% की ग्रोथ यहाँ अनुमानित है। O2C कारोबार का एबिटा 16,000 करोड़ के पार जाने का अनुमान है। और ऑयल एंड गैस सेगमेंट थोड़ा फीका रह सकता है क्योंकि क्रूड के दामों में गिरावट है। और अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन पे भी छोटी मोटी असर के चलते ऑयल एंड गैस बिजनेस का एबिटा लगभग 4,400 के नीचे जाता हुआ आपको नजर पड़ सकता है। लेकिन क्लियरली जैसे मैंने पहले कहा, O2C बिजनेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहेगा। ब्रेंट क्रूड और जिस हिसाब से सिंगापुर GRM है, उस तर्ज पे रिफाइनिंग और पेटकेम दोनों ही बिजनेसेस में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अच्छा, जियो पे आते हैं। जो टेलीकॉम बिजनेस है वो भी काफ़ी अहम रहेगा। लगभग 3% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू और एबिटा में देखने को मिलेगा। और सबसे अहम नंबर जो हम फोकस करेंगे वो है आरपू का। इस टाइम जियो का आरपू एक्सपेक्टेड है 213 रुपये के आसपास, जो छठे क्वार्टर में कंजिक्यूटिवली ग्रो होता हुआ नजर पड़ेगा। और सिक्वेंशियली लगभग 1% की आपको वृद्धि यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पेटकेम बिजनेस के मार्जिन आउटलुक है, न्यू एनर्जी बिजनेस का आउटलुक है, और इसी के साथ जो जियो के IPO की बातें हो रही थी उस पर क्या प्रोग्रेस है, अर्निंग्स के अलावा यहाँ भी हम फोकस करेंगे। बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले टेक्सटाइल सेक्टर के बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। भारत की पुरानी कपड़ा मार्केट, न्यू क्लॉथ मार्केट से व्यापारियों की बजट विश जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत की सबसे पुरानी कपड़ा मार्केट में से एक न्यू क्लॉथ मार्केट में मैं मौजूद हूं। आइए हम जानते हैं कि ये सेक्टर वित्त मंत्री से बजट में क्या चाहता है। भरत भाई, इस वर्ष के बजट के अंदर हमारी टेक्सटाइल मार्केट की यही अपेक्षा है कि पिछले साल का बजट में जो आवंटन 5,272 करोड़ का था, उसे कम से कम 25% बढ़ाकर 7,000 करोड़ किया जाए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा
लेबर एम्प्लॉयमेंट करने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देती है। दूसरा जो एटफ का जो है जो 635 करोड़ का था उससे भी 3 गुना बढ़ाकर 2000 करोड़ करना चाहिए ताकि प्रोसेसिंग और एप्पल सेक्टर में जो अपग्रेडेशन की जरूरत है उससे फायदा हो सके और हम विश्व में और आगे आ सकें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नहीं, जो चाइना और बांग्लादेश से जो माल इंपोर्ट हो रहा है उसमें माल मतलब अपने इंडिया के माल बेचने में बहुत मतलब दम निकल रहा है। कम से कम अगर ड्यूटी बढ़े तो अपना आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या तकलीफ बहुत है। एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहिए, कम ब्याज दरों पे एमएसएमई को इजी एक्सेस लोन मतलब सरलता से लोन मिल जाए और सरल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। कुछ और प्रतिक्रिया आप क्या कहेंगे उमेश भाई? इस बजट के अंदर सरकार को एक भारत टैक्स नेट पोर्टल बनाना चाहिए जिससे बायर सेलर एक दूसरे को मिल सके, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है और ई कॉमर्स को भी बढ़ावा मिल सके। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार जो कॉटन में भी ड्यूटी 1 जनवरी से लागू की है उसे इमीडिएट बजट में वापस रिवर्स करके और स्पिनर लोगों को उनको हेल्प करना चाहिए। यही मेरी उनसे गुजारिश है। तो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर काफी उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री साहिबा इस पर भी गौर करेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। इस बार के बजट में कृषि एक्सपर्ट सेक्टर के लिए लंबी अवधि के प्लान बनने की मांग कर रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एआई के इस्तेमाल के लिए बजट बढ़ाने की चर्चा है। किसानों के लिए बजट में क्या होगा, देखिए संवाददाता असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट। बजट नजदीक आ रहा है। बजट में किसानों पर खास फोकस रहने वाला है। कृषि सेक्टर का अर्थव्यवस्था में 20% तक का योगदान है और ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी है। लेकिन कृषि सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में नई तकनीक पर वित्त मंत्री का खास फोकस हो सकता है। इस साल के बजट में टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो सकता है। एग्री ड्रोन, आईओटी सेंसर और एआई आधारित तकनीकों पर वित्त मंत्री का ध्यान रह सकता है। खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने, पानी और खाद के सही उपयोग को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कई स्कीमों की घोषणा हो सकती है। तो सस्ता कर्ज और जो तेज बीमा भुगतान, जलवायु संकट से सुरक्षा, ये हमारी अगली उम्मीद है। खेती स्मार्ट हो रही है और हमारी फसल दुनिया तक कैसे पहुंचे, तो निर्यात, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में किसानों को कैसे सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि एग्री उद्यमी बने। तो मूल जो मांग ये होगी कि हमारा अभी वर्तमान में किसान सब्सिडी नहीं लेकिन ज्यादा सम्मान, बाजार तक सीधी पहुंच और आत्मनिर्भरता चाहता है। इस बार बजट में माइक्रो सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर को बढ़ावा देने वाली स्कीम आ सकती है। वहीं सूखा या बाढ़ में सहनशील फसलें, प्राकृतिक खेती, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और फूड प्रोसेसिंग के लिए किसान प्रशिक्षण, एफपीओज के लिए बड़ा आवंटन हो सकता है। पिछले साल वित्त मंत्री ने किसानों के क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की थी। इसके साथ साथ कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉटन मिशन की भी घोषणा हुई थी। ये स्कीम अभी भी लागू नहीं हुई है और इसके साथ साथ कई और स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी घोषणा तो हुई लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। पिछले साल वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी कई स्कीमें धरातल पर लागू नहीं हो सकी हैं। उम्मीद है कि ये बजट किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। इसी के स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोगों, खासकर युवाओं ने स्टार्टअप की दुनिया में भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। नेशनल स्टार्टअप डे पर दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत मंडप में लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल की ये यात्रा सिर्फ सरकार की सफलता नहीं है, ये हजारों लाखों सपनों की यात्रा है। आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पहले सिर्फ अमीर घरों के युवा बिजनेस शुरू करते थे। मिडिल क्लास और गरीब घरों के युवा सिर्फ नौकरी पाने के सपने देखते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया ने इस सोच को बदल कर रख दिया है। भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की
बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। तो वही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा नौकरियां दी है। आज लगभग 100 देश ऐसे हैं जो भारत के स्टार्टअप्स के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। अब आपको बता दें, सरकार की हाई लेवल कमेटी ने स्कूली शिक्षा को जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं से जोड़ने की सिफारिश की है। इससे कोचिंग पर निर्भरता घटेगी और छात्रों का तनाव भी कम होगा। इसी पर होगी एक चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।